नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 5 शहर 5 खबरों में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख करेंगे पहले खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को देवघर पहुंचे। इस दौरान वे तकरीबन 24 घंटे देवघर में रुकेंगे। इस दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवघर में आयोजित विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया और झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है तो वो झारखंड में है। कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो हाथ से करप्शन करता है, लेकिन यहां तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, आज गृहमंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा रहा और एक महीने में ये दूसरा दौरा है। क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है आने वाले चुनावों को लेकर? देखिए, जिस तरीके से कहीं न कहीं चुनावी बिगुल फूंकने की बात कही जा रही थी और सबसे पहले कोल्हान और उसके बाद से संथाल परगना, अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दोनों जगहों पे जिस तरीके से दौरे के दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन में उन सारी चीजों का जिक्र किया जो अमूमन चुनावी समय में कहे जाते हैं, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इन दोनों जगहों की बात की जाए तो इसका काफी महत्व माना जाता है राज्य की राजनीति को लेकर के। तो ऐसे में अमित शाह के दौरे को लेकर काफी पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि इस दौरे से कई चीजें सामने निकल कर आएंगी। तो कहीं न कहीं इस चुनाव के दौरान में जो चीजें सामने आनी चाहिए थी वो अब जाकर झारखंड में दिखाई पड़ने लगी है। जी बिल्कुल, लेकिन आज के दौरे के दौरान जिस तरीके से खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो मेन फोकस रहा वो भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है। अमित शाह ने झारखंड की सरकार पर जमकर हमला बोला और भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो उठाया, भ्रष्टाचार के सरकार करार दिया। वो भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं होता हो तो झारखंड में। यह माना जाए कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को मेन हथियार बनाएगी। देखिए, झारखंड ऐसे अमूमन देखा जाता है कि माइंस मिनरल्स का स्टेट है, काफी रिच स्टेट के रूप में जाना जाने की बात कही जाती है। लेकिन जो परिस्थितियां रही है पिछले 20-22 सालों की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राज्य का कहीं न कहीं एक बार आकलन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी किया जाता है। तो इस बार की बात की जाए तो जैसे ही हेमंत सरकार बनी थी उसके बाद से भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल खड़े हुए। ईडी की जांच चल रही है, कई मामलों में एनआईए की जांच चल रही है, कई जगहों पे मूल इलाकों में कहीं न कहीं सीबीआई की भी जांच चल रही है। तो जांच एजेंसियां काफी यहाँ पे काम कर रही हैं और जो भ्रष्टाचार की चीजें हाल के दिनों में सामने आई थी उसमें बड़े अधिकारियों के साथ साथ कारोबारी और साथ साथ सरकार और सरकार के करीबी लोग भी काफी नजर आए हैं। तो ऐसे में अमित शाह गृह मंत्री होने के नाते भी इन सारी चीजों को बड़ी बारीकी से नजर रख रहे थे। और वर्तमान में बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें कई चीजों का जिक्र इसलिए किया है कि राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से आवाज उठी है और लोग कहीं न कहीं इस बारे में सवाल भी खड़े कर रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं चर्चा होती नजर आ रही है। तो ऐसे में अमित शाह ने राज्य सरकार को घेरा है, हेमंत को घेरा है और साफ तौर पे कहा है कि वर्तमान में जिस तरीके से भ्रष्टाचार होते नजर आ रहे हैं उसका सीधा सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे में अब आम जनता को एकजुट होकर आने वाले समय में अपनी स्थिति को दुरुस्त करने की जरूरत महसूस की जा रही है। राकेश, सरकार में बैठे लोग जरूर इस बात की दलील दे रहे हैं कि दरअसल झारखंड में पहले लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है, लेकिन उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें करारी शिकस्त देखने को मिली है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में ये दलील दी जा रही है कि अब आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बार वैसी ही हालातों का सामना करना पड़ेगा जो विधानसभा में हुआ। लेकिन क्या ये सच नहीं है क्या कि जिस तरीके से अब सरकार में बैठे लोग ही सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से खतरा कहीं ज्यादा उन्हें अपने लोगों से है? देखिए, आपने ठीक कहा, जिस तरीके से वर्तमान में चीजें सामने आई थी और खास करके लोकसभा की जब हम चर्चा करते हैं तो लोकसभा में 14 में 12 सीटें बीजेपी के पास हैं, यानी कि एनडीए के पास है, एक आजसू के पास है 11 और +1। तो कहीं न कहीं उनके लिए तो बड़ी चुनौती पहले से ही है कि अगर वो 12 सीट बचा पाए अपना तो एक बड़ी बात कही जा सकती है। हालांकि उनका लक्ष्य 14 सीटें जीतने का है और उनकी तरफ से इस बारे में भी पहल की जा रही है। सवाल तब खड़ा होता है जब कहा जा रहा था कि राज्य में बीजेपी की सरकार थी और उसके बाद से करारी शिकस्त देते हुए हेमंत सोरेन ने सभी को हराकर सत्ता पे काबिज हुए। और ऐसे में अब जाकर जनता की अपेक्षाएं काफी बढ़ी हुई थी पहले से, लेकिन वर्तमान में 3 साल की अगर हम चर्चा करें तो जो कुछ वादे किए गए थे सरकार की तरफ से और साथ ही साथ जनता को जो उम्मीदें
उस पर पूरी तरह से खरा उतरती सरकार नजर नहीं आ रही थी। और ऐसे में विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी को पहले से एक मौका मिला था, और जैसे ही जब मौका मिल रहा है तब तक कहीं न कहीं केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे, और इसका सीधा सीधा असर आने वाले समय में राज्य में विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो जरूर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से आने वाले समय में स्थितियां किस तरीके की विषम हो सकती हैं। वहीं दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 में दर्ज जामिया हिंसा मामले में शनिवार को शारजिल इमाम को बरी कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई। शारजिल को 2021 में जमानत मिली थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया था, जहां उन्होंने असम और शेष पूर्वोत्तर को भारत से काट देने की धमकी दी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, शारजिल इमाम को ये बड़ी राहत मानी जाए? बिल्कुल, जामिया हिंसा मामले में दिल्ली साकेत कोर्ट ने जेएनयू में जो छात्र शारजिल इमाम को, स्टूडेंट एक्टिव आसिफ इकबाल को जो है जमानत दे दी गई है। उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2020 में इन्होंने एक जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है उनको जेल में रहना पड़ेगा, और कहा जा रहा है कि इस तरीके के 2019 में CA और NRC पे कानून पर जो उन्होंने जो है जम के जो है बवाल किया था, तो उसको देखते हुए जो है उसको साकेत कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी गई है। लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि 2019 में जो विरोध प्रदर्शन किया था, कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था, दिल्ली पुलिस ने शारजिल इमाम और इकबाल को तनीज समेत जो उनके जो साथ में लोग थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी, तो और उसमें जो आज उनको एक बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल, ये बड़ी राहत मिली, लेकिन जिस तरह से एक देश के हिस्से को देश से अलग करने की बात कही जा रही थी, और क्या ये गलत या भड़काने का काम नहीं किया जा रहा था? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देश के एक अलग हिस्से को जो है भड़काने का जो कार्य शारजिल और एक्टिव इकबाल जो थे, दोनों दोस्त थे, तो उन्हीं को जो है अलग तरीके से जो हिंसा की गई थी, एक बड़ा बयान दिया था इन्होंने देश के जो हिस्से को अलग करने की बात यहाँ कही थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसके खिलाफ जो है पहले भी इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन आज 2020 में भी जो है इनको बताया जा रहा है कि शारजिल इमाम को जो है अभी जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 2020 नॉर्थ ईस्ट में जो अभी जामिया में जो प्रदर्शन चल रहा है उसके खिलाफ में भी पहले उन्होंने जो है कुछ नारेबाजी किए थे, तो उसके खिलाफ उन पर जो है जेल में रहने की बात कही जा रही है कि अभी वो जेल में रहेंगे। लेकिन 2019 की बात की जाए, 2019 में जो है NRC और CA के खिलाफ में जो है यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया था, यहाँ पर नारेबाजी की गई थी, तो उसके खिलाफ जो है इकबाल जो शारजिल हैं उनको जो है जमानत दे दी गई साकेत कोर्ट के द्वारा। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी उन्होंने जो देश के खिलाफ अलग तरीके जो नारेबाजी की थी, तो पुलिस ने उस पर पहले भी मुकदमा दर्ज किया था, तो मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने उनको जेल भेज दिया गया था। शारजिल इमाम के वकील की तरफ से कुछ जानकारी दी गई क्या? जी देखिए, बिल्कुल शारजिल इमाम की बात की जाए तो उनके वकील जो है कोर्ट में आज जो है अर्जी लगाई थी, तो उसको देखते उन्होंने साफ यही कहा है, और कहा है कि जिस तरीके से उनके जो वकील हैं अरुल वर्मा के बेंच में फैसला सुनाया गया, जस्टिस शारजिल इमाम को वकील के वक्त स्वीकार कर लिया गया। जिस तरीके से शारजिल जो है जेल के अंदर बनते, तो उन्होंने जो फैसला सुनाया था, उनके जो वकील हैं अरुल शर्मा जो है उन वर्मा है, उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो न्यायाधीश ने जो सुनाया कि 2019 और 2020 में जिस तरीके से उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किया था, जो जम के नारेबाजी किए थे जामिया के अंदर, तो उसको देखते हुए जो है शारजिल को जो है अभी फिलहाल के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो राहत मिली है वो काफ़ी राहत यहाँ पर देखने को मिली है। साकेत कोर्ट ने एक बड़ी राहत उन दोनों को दी है। बिल्कुल राहत दी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी जेल में भी रहना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए? जी देखिए, बिल्कुल जो नॉर्थ ईस्ट में जो उसमें जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जामिया के अंदर धरना प्रदर्शन किया था, उसमें बताया जा रहा है कि पहले भी इन्होंने कुछ गतिविधियों को देखते हुए कानूनी कार्रवाई के खिलाफ जिस तरीके से नारेबाजी वहाँ पर की है, उसके खिलाफ भी अभी जो है उन्हें कुछ दिन के लिए जो है जेल में रहना पड़ेगा। बिल्कुल जेल में रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से ये शारजिल इमाम को एक बड़ी राहत मिली है। वह यूपी में रामचरितमानस को लेकर शुरू हुआ सियासी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक हफ्ते के भीतर 2 बार पोस्टर लगे हैं। शनिवार को नया पोस्टर लगा जिस पर लिखा है कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, उस चौपाई के कुछ शब्द गलत हैं और इसके साथ ही उनका विरोध कर रहे हैं। पोस्टर के नीचे मुंबई के पंडित अवधेश शुक्ला का नाम लिखा है। उन्होंने पोस्टर में खुद को पूर्व सपा नेता बताया है। लगाए गए बैनर में अखिलेश यादव की बड़ी फोटो के साथ मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य नेताओं की फोटो भी लगी हुई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। चंदन, सपा कार्यालय के बाहर ये जो पोस्टर लगा हुआ है, इसमें नीचे लिखा हुआ है पूर्व सपा नेता। क्या वर्तमान में अब अवधेश शुक्ला समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है? और ये जो पोस्टर लगाया गया है, इसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? देखिए, ये जिस तरह से ये पोस्टर लगाया गया है, तो अगर देखे जाने की अगर बात की जाए तो पूर्व के ये अपने आप को नेता बता रहे हैं कि पूर्व के नेता है, लेकिन जिस तरह से ये पोस्टर लगाया गया है, ये एक इसका लगातार जो विरोध लोग कर रहे थे, उसके बाद जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में देखने वाली बड़ी बात देखिए योगेश ये होगी, क्या वोट बैंक साधने के लिए जो है इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पोस्टर लगाए जा चुके हैं। जिस तरह से कल जो समाजवादी पार्टी की जो वरिष्ठ जो नेता है शिल्पी चौधरी, उनके द्वारा भी एक पोस्टर लगाया गया था। उसके बाद आज जो ये पोस्टर लगाया गया कि हम गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं और भाजपा जो है ब्राह्मण विरोधी है। तो ऐसे में देखने वाली बड़ी बात देखिए ये है कि जिस तरह चुनाव भी करीब आ चुका है और ब्राह्मणों का जो वोट है उसको साधने के लिए भी जो है ये पोस्टर लगाया गया है। और लगातार ऐसे पोस्टर जो लगाए जा रहे हैं उसका जो विपक्ष है और जो हिंदू समाज है और जो प्रदेश की जो जनता है वो भी इसका ऐसे लोगों का विरोध कर रही है। और ऐसे जिस तरह के जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उनका विरोध करा जा रहा है। जी बिल्कुल चंदन, लेकिन इस दौरान खबर यह भी सामने आई कि लखनऊ में कुछ लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आज सड़कों पर उतरे हैं। चंदन, देखिए, आज जिस तरह जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कुछ लोग जो उतरे थे, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि चौपाई में कुछ जो लाइनें हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं, हम रामचरितमानस का हम विरोध नहीं करते हैं। जो उसमें कुछ चौपाइयाँ हैं, जो उसकी कुछ लाइनें हैं, उसका वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इसका जो ये रामचरितमानस को लेकर जो एक विवादित बयान दिया था, उसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो पद है वो और बढ़ा दिया गया, राष्ट्रीय महासचिव उनको बना दिया गया और उन्हीं के समर्थन में एक जो है पदयात्रा भी निकाली गई थी और लगातार ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो देखिए योगेश, ये कहना बिल्कुल भी जो है वो नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव आ रहा है और ब्राह्मणों का जो है वोट साधने का भी जो है लगातार समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, लेकिन आज ये लोग जो सड़क पर उतरते नजर आए, ये आखिर हैं कौन लोग? समाजवादी पार्टी के नेता हैं या फिर किसी विशेष मंच की तरफ से ये समर्थन किया गया है? देखिए, अखिल जो संत गाडगे बाबा महाराज की जो एक समिति है उसके उस संगठन की ये लोग हैं और ये जो है आज स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे थे और ये 10-90 चौराहे तक ये लोग इन्होंने जो है अपना धरना प्रदर्शन किया था। और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हम लोग जो है रामचरितमानस का हम लोग विरोध नहीं करते, चौपाई में जो कुछ लाइनें हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी, जिस तरह से ये प्रदेश भर में पोस्टर वार चल रहा है, अब क्या समाजवादी पार्टी भी जो है उतर आई है, जो हिंदू समाज जो ब्राह्मण है उनका वोट साधने में लगातार अब जो है समाजवादी पार्टी भी जुट गई है। क्या ये माना जाए चंदन कि अभी आने वाले समय में ये विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है, आने वाले समय में और भी तूल पकड़ सकता है? देखिए, जिस तरह से पोस्टर वार उत्तर प्रदेश में जारी है योगेश, तो इससे ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो ये चीजें हैं ये ठंडी होंगी। अभी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, रोज डेली आए दिन नई नई होर्डिंगें लगाई जा रही हैं। जिस तरह से आज ये होर्डिंग लगाई गई, आप देखने वाली बात होगी कल भी क्या होर्डिंगें लगाई जाएंगी, या सियासत जो गर्मा गर्मी चल रही है ठंड होगी, या इसी तरह गर्मियां चलती जो सत्ता के गलियारों में गर्मियां रहेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से लखनऊ में ये पोस्टर वार चल रहा है, लगातार पोस्टरबाजी चल रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि दरअसल वो किसी के विरोध में नहीं, हिंदू के विरोध में नहीं है, ब्राह्मणों के विरोध में नहीं है, वो रामायण में कुछ जो चौपाइयाँ लिखी हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और उधर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बिहार में एनआईए की रेड हुई है। बताया जा रहा है कि पीएफआई के सदस्य ने अपने फेसबुक अकाउंट में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उसने देवशिला की यात्रा का वीडियो डाला है और कहा है कि बाबरी मस्जिद पर दावा बरकरार रहेगा।
इस देवशिला से अयोध्या में रामलला माता जानकी की मूर्ति बनेगी। वहीं आज सुबह बिहार और झारखंड के एनआईए की टीम ने मोतिहारी में दबिश दी है। टीम ने जिले की चकिया महसी क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में एनआईए ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। इस छापेमारी में पीएफआई सरगना रियाज मारूफ को भी हिरासत में लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव आनंद हमारे संवाददाता अयोध्या से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभिनव, जिस तरीके से मोतिहारी में एनआईए की छापेमारी की गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, क्या है पूरा मामला, जरा दर्शकों को समझाइए। नेपाल की गंडकी नदी से 2 किलाएं भारत लाई जा रही थी, तो चंपारण के रास्ते, बिहार के रास्ते हुए चंपारण होते हुए भारत लाई गई हैं। तो चंपारण में ही जो गैर संप्रदाय के लोगों ने दो युवकों को बताया जा रहा है कि जो साफ तौर पर वीडियो बनाकर और उस वीडियो में साफ तौर पर बोला जा रहा है कि हम राम मंदिर को उड़ा देंगे। जी बिल्कुल, राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली है। और ऐसे में अगर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का देखें, मंदिर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को देखें तो किस तरीके से व्यवस्था नजर आ रही है? जी बिल्कुल बता दें आपको कि अभी 2 दिन पूर्व ही मनोज कुमार जो रामलला सदन के निवासी हैं, उनके ऊपर सुबह लगभग 5:30 बजे कॉल आता है। साफ तौर पर तो बोला जाता है कि लगभग 10 बजे तक हम अयोध्या के राम मंदिर को उड़ा देंगे। इसकी खबर सबसे पहले उन्होंने थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह को दिया। उसके बाद संजीव कुमार सिंह FIR लिखकर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि उसके लगभग 2 घंटे में ही अयोध्या के चप्पे को एंट्री पॉइंट को सील कर दिया गया था। जी बिल्कुल, चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाई गई है। अयोध्या में जिस तरीके से ये अयोध्या में रामलला के मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है, क्या इस पूरे मामले को लेकर के रामलला ट्रस्ट के पदाधिकारियों की तरफ से या उनके सदस्यों की तरफ से कोई बयान दिया गया है क्या? टीम ने हालांकि अभी कल लगभग शुक्रवार की रात 8 बजे ही बिहार के फुलवारी शरीफ में ही लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें परवेज शरीफ फारूक को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ लगभग 7 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं PFI के संगठन से जुड़े हुए माने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है क्या अयोध्या में? जी बिल्कुल बता रहे हैं कि इस लगभग अयोध्या को लगभग सील कर दिया गया है। जो भी लोग अंदर जा रहे हैं तो आधार कार्ड चेक हो रहा है। कोई बड़ी गाड़ियां लगभग प्रवेश नहीं की जा रही हैं उसमें। जी बिल्कुल, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल बता दें कि जब से ये सूचना प्राप्त हुई है मधुबन सिंह जो सिटी यहाँ पे, सबसे पहले उन्होंने अयोध्या में एंट्री पॉइंट पे जितने पॉइंट है एंट्री करने के लिए अयोध्या में, वहाँ पर चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। अंदर जाने वालों लोगों का आधार कार्ड चेक हो रहा है। ऐसे में हमारे यहाँ की एजेंसियां कहीं सतर्क हो चुकी है। जी बिल्कुल, आधार कार्ड चेक हो रहा है, आपने बताया अभिनव आनंद, लेकिन इसके लिए प्रशासन ने और कोई गाइडलाइन जारी की है या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, इस तरीके की धमकी मिल रही है, कोई गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासनिक अमले की तरफ से? और अगर जारी की गई है तो वो क्या? जी बिल्कुल बता दें कि गाइडलाइन जारी यही हुई है कि अब अयोध्या के राम मंदिर परिसर के पास स्कैनर लगा दिए गए हैं। साफ तौर पर कोई देखते जा रहा है कि किसी जो भी लोहे के सामान रहेंगे या स्टील के बने सामान रहेंगे वो प्रवेश वर्जित है। इसके लिए यही गाइडलाइन जारी की गई है। जी बिल्कुल, प्रवेश वर्जित है, लेकिन वहां पर श्रद्धालुओं का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है? राम भक्तों की बात करें तो अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं के और राम भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जी संख्या बढ़ती नजर आ रही है, तब तो ये माना जाए कि पुलिस प्रशासनिक अमले की तरफ से भी उनके लिए भी बड़ी चुनौती हो सकती है। जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभिनव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर AMU में अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले छात्र को AMU प्रशासन ने निलंबित कर दिया गया। वहीं निलंबित छात्र के समर्थन में शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम में विश्वविद्यालय के छात्र भारी मात्रा में एकत्रित हो गए और विश्वविद्यालय कैंपस में जोरदार प्रदर्शन करते हुए छात्र को जल्द बहाल किए जाने की मांग की है। वहीं इस दौरान छात्रों ने हाथों में अल्लाह अकबर के पोस्टर लेकर अल्लाह अकबर के नारों से जमकर नारेबाजी की।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप पुंडेर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एएमयू में एक बार फिर से इस तरीके के नारेबाजी की गई है, अल्लाह अकबर के नारेबाजी की गई है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एयू में जो झंडा फहराया गया था उसके तुरंत बाद ही कुछ छात्र वहां इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद में उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, जिसका विरोध में जो बीसी है उन्होंने एक छात्र जो है उसको आइडेंटिफाई किया, उसको सस्पेंड कर दिया। अब जो बाकी छात्र कल जुम्मे था, जुम्मे की नमाज के बाद बाबे सैयद बाबे पे इकट्ठे हुए और वहां पर आके उनकी मांग है कि जो छात्र निष्कासित किए गए उनको जो है बहाल किया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। योगेश, बिल्कुल, एनसीसी छात्रों का सस्पेंशन रद्द करने की मांग की गई और इस मांग को लेकर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। ऐसे में अगर प्रशासनिक अमले का जिक्र करें हम या फिर पुलिस प्रशासन का हम जिक्र करें तो क्या कुछ उनकी तरफ से बात कही गई है पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें अभी तो जो बीसी का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में कमेटी गठित की गई है जिसकी जांच की जा रही है। जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके बेस पे उसी कॉपी जो है प्रशासन को दी जाएगी, उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल कल जो छात्रों ने जो नारेबाजी की है इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई भी तहरीर नहीं दी गई जिससे पुलिस या प्रशासन कोई भी कार्रवाई करे। योगेश, बिल्कुल, लेकिन एनसीसी छात्रों को जिनको सस्पेंड किया गया है, क्या वो छात्र भी इस जो प्रदर्शन किया गया इस प्रदर्शन में शामिल रहे क्या? जी, कल जो प्रदर्शन हुआ है इसमें जो छात्र निष्कासित किए गए वो शामिल नहीं हुए। हालांकि जो और छात्र थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अलग अलग संगठन है, उनके छात्र थे, वो लोग इकट्ठे हुए और उन छात्रों को उनकी जो बहाली है उनके लिए उन्होंने मांग की, उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला और एक मेमोरेंडम बीसी को सौंपा है। तो बीसी का साफ तौर पर कहना है कि अभी इस तरह की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी और जो हमने जो कमेटी गठित की है उसके बेस पे जो रिपोर्ट आती है उसके बेस पे ही आगे हम कोई कार्रवाई करेंगे। प्रदीप, क्या वजह रही कि एनसीसी छात्रों को सस्पेंड किया गया? बिल्कुल, ये साफ तौर पर गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब झंडा फहराया गया उसके तुरंत बाद ही बीसी की मौजूदगी में धार्मिक नारेबाजी की गई, जिसके खिलाफ जो है जो हिंदू संगठन थे और तमाम भाजपा नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध के बाद में एक मुकदमा दर्ज कराया गया और वो जो छात्र था उसको आइडेंटिफाई करके सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके खिलाफ अभी विभागीय जांच जारी है। उसी की बहाली के लिए कल जो है दोबारा से छात्र इकट्ठे हुए और उन्होंने इस पर मांग की कि छात्र को जो है बहाल किया जाए और पूरी दुनिया में और देश में ये संदेश दिया जाए कि यहाँ पर जो है भारत के अंदर भी जो कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसको भी तवज्जो दी जाती है। छात्रों की ऐसी डिमांड थी। हालांकि वीसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बेस पर कहीं कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको बता दें कि एएमयू में अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले छात्र को एएमयू प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। और वही निलंबित छात्र के समर्थन में शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र भारी मात्रा में एकत्रित हो गए और विश्वविद्यालय कैंपस में जोरदार प्रदर्शन करते हुए छात्र को जल्द बहाल किए जाने की मांग भी की है। वहीं इस दौरान छात्रों ने हाथों में अल्लाह अकबर के पोस्टर लेकर अल्लाह अकबर के नारों से जमकर नारेबाजी की है। तो एएमयू में फिर लगाए गए अल्लाह अकबर के नारे एक बार फिर से लगाए गए हैं। आपको बता दें कि एनसीसी छात्रों के समर्थन में ये नारे लगाए गए हैं और 26 जनवरी को सस्पेंड किए गए थे एनसीसी के छात्र, उनके समर्थन में और उनके सस्पेंशन को रद्द करने की मांग की गई है और छात्रों का सस्पेंशन रद्द करने को लेकर के ये नारेबाजी की गई है, जमकर नारेबाजी की गई है। विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर नारेबाजी की गई है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जाँच के लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।